फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल परफेक्ट साइंस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वाचिंग कीजिए, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग, राम राम एंड जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक था मैं कल ही चर्चा कर दिया था और आज उसका मॉक टेस्ट लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग का देखते हैं जो आज कितना सही होता है, कितने क्वेश्चंस में कितने नंबर आते हैं। अगर आप हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको देख लें। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मदद ले सकते हैं। उसके बाद ये आप लोग अगर देखते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था क्या है? हमने चर्चा किया था औपचारिक शिक्षक और अनौपचारिक शिक्षण। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? औपचारिक शिक्षण ऐसी शिक्षण है जहाँ पैसे के द्वारा पढ़ाया जाता है और शिक्षा दी जाती है, यानी यहाँ पैसे की महत्व होती है। तो पैसे वाली बात किस संस्था में होगी? परिवार में? गलत होगा। अखबार में? नहीं। दूरदर्शन में? नहीं। तो शिक्षण कहाँ से होगा? औपचारिक शिक्षण विद्यालय से होगा। आंसर ए नंबर राइट। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षण की अभिवृत्ति, अभिवृद्धि नहीं, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब होता है नजरिया, नजरिया। अभिवृद्धि मतलब विकास, अभिवृत्ति। शिक्षण की नजरिया, शिक्षक की नजरिया जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, क्या होगा? बताइए आप लोग इसका आंसर। भावात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, सहजात्मक क्षेत्र या मनसा चालक क्षेत्र? यूजीसी नेट का 2014 में पूछा गया है। बताइए उनका अभिवृत्ति शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञानात्मक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये गलत होगा। सहजकर्ता? गलत होगा। मन चालकता? गलत होगा। भावात्मक क्षेत्र यानी कि शिक्षक भावात्मक रूप से अगर शिक्षण करते हैं तो शिक्षण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, भावपूर्ण होना चाहिए, ज्ञानात्मक क्षेत्र से नहीं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना, ए और बी सूचना देना? बताइए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। केवल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, केवल तर्क शक्ति का विकास करना हो सकता है, केवल चिंतन का विकास करना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सी नंबर में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो दोनों का विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए परफेक्ट सी नंबर राइट होगा। वैसे ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी नंबर में ए और बी दोनों दिया हुआ है तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप क्या है? बताइए गेनवे के अनुसार। गेनगे के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप क्या है? बताइए। इन्होंने गेनगे ने एक बताया था जो एक अधिनियम अधिगम नहीं होगा, शैक्षणिक अनुदेश नहीं होगा, प्रत्यक्ष अधिगम नहीं होगा, संकेत अधिगम। शिक्षण क्या है? एक संकेत अधिगम परिस्थिति का एक सरलतम प्रारूप है। नेक्स्ट 21 नंबर का, रॉबर्ट गेनगे के अनुसार अधिगम परिस्थितियों
के अस्थिकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। क्या होगा इसका? दोनों छोरों पर बताइए। उद्दीपन अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर पर संबंध, गलत होगा। उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम हो सकता है। उद्दीपन अनुक्रिया एवं अधिगम अधिनियम अधिगम नहीं होगा। उद्दीपन अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति, बहुभेदीय, बहुउद्देश्य नहीं, बहुभेदीय है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी नंबर लगा ठीक है। अब कैसे देखते हैं ठीक है, सॉरी बी नंबर कैसे ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं। उद्दीपन, ए नंबर कहता है उद्दीपन अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर संबंध है, केवल शब्द के स्तर से संबंध है, गलत होगा, ये नहीं होगा। उद्दीपन अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम, ये समस्या को हल करके अगर कोई अधिगम करता है तो वह अनुक्रिया, वह उद्दीपन कहलाता है। यानी कि उद्दीपन किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब कोई कार्य किया जाता है उसे ही उद्दीपन कहते हैं। एक होता है उद्दीपक, एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपक, अनुक्रिया। उद्दीपन, उद्दीपक, अनुक्रिया। उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए उद्दीपक जब कोई अनुक्रिया करता है तो वह उद्दीपन कहलाता है। यानी कि किसी टारगेट, एक लाइन में हम लोग समझेंगे, जो किसी लक्ष्य को, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई, यानी कि छात्र क्या कार्य करता है, कार्य का मतलब अनुक्रिया करता है, तब ये उद्दीपक कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है, सॉरी उद्दीपन कहलाता है। इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही होगा। अगला हम सी नंबर देखते हैं, 22 नंबर का। नीचे कैसे आ गया नीचे? हाँ नीचे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? बताइए। मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य संकेंद्रित कर अच्छी शिक्षा अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं में क्या किसी शिक्षा के मूल्य का उद्देश्य उसका संकेंद्रित, यानी कि उसका केंद्र क्या होना चाहिए? समाज में व्याप्त संस्कृति प्रथाओं से नहीं होगा। समाज में व्याप्त संस्कृति और प्रथाओं से ये शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है, नहीं होगा। यह किसी सामाजिक मूल्य समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, मानक कोई यहाँ मानक दे दिया है तो कोई पैमाना नहीं होना चाहिए आचरण का, तौलने का, तो ये मानक गलत हो जाएगा। सी नंबर, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, ये हो सकता है। मानवीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाता है मानवीय मूल्यों को समझना और उसको आगे बढ़ाना, तो ये इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं डी नंबर में क्या है। धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेश से केवल शिक्षा का मूल्य धार्मिक और नैतिक व्यवहार का विकास करना ही होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ए, बी और डी गलत है और सी नंबर सही है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना होना, संवेदनशील होना, उनके भावनाओं को समझना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उसका सकेंद्रीय है, यानी उसका केंद्र है।
आगे देखते हैं 23 नंबर। गेनगे ने अधिगम परिस्थितियों के स्तरीयकरण में जटिल अवस्थाएं। गेनगे के अधिगम परिस्थितियों में स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं क्या हैं, बताइए। 23 का उद्दीपन अनुक्रिया संबंध शाब्दिक स्तर संबंध गलत हो सकता है। बहुभेदीय परिस्थिति गलत हो सकता है, नहीं होगा। सी नंबर प्रत्यक्ष अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम, बताइए आप लोग। समस्यात्मक अधिगम है, हो सकता है। ऊपर में हम बताए हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी प्रत्यक्ष अधिगम एवं समस्यात्मक अधिगम ही इसका सही आंसर होगा। बच्चे में प्रत्यक्ष अधिगम होना चाहिए और समस्यात्मक अधिगम का मतलब समस्या के रूप में नहीं, समस्या उसके पास होना चाहिए ताकि उसको सॉल्यूशन करके उसको आगे सही दिशा में बना करके, यानी कि हम इसको त्रुटि और भूल का सिद्धांत कह सकते हैं। समस्या का अधिगम त्रुटि और भूल का सिद्धांत, यानी कि त्रुटि करके, भूल करके, समस्या करके अगर कोई सीखता है तो वह उसकी स्थानीयकरण की जटिल अवस्थाएं होती है। इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? ज्ञान की वृद्धि के लिए मानवीय जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है, बताइए। जीसी नेट में 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श क्या? मानव जाति का प्रयुक्त नवीनतम रणनीति क्या है? जिसके पास अधिक ज्ञान है उससे परामर्श लेना, नहीं होगा, बताइए आप लोग। निगमनात्मक तर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन हो सकता है और आगमनात्मक तर्क गलत होगा। बच्चों में ज्ञान की वृद्धि किस तरह से होना चाहिए? मानव जाति में प्रयुक्त ज्ञान की वृद्धि कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए ज्ञान की वृद्धि? साइंटिफिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा उसके अंदर ज्ञान की विकास होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति में प्रयुक्त नवीनतम रणनीति कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए, न कि नियम के अनुसार होना चाहिए, या फिर प्राधिकृत अधिक ज्ञान रखने वाले से परामर्श लेकर के होनी चाहिए, या फिर आगमनात्मक। मतलब आगमनात्मक का मतलब हो गया किसी क्वेश्चन से हम लोग उसके फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, तो ये इसका नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला 25 नंबर का बताइए आप लोग आंसर। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण से हो सकता है, लग रहा होगा। दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण से। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तो है, लेकिन सांस्कृतिक यहाँ दे दिया है तो गलत हो जाएगा। आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण से। आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक शिक्षण से गलत होगा। शिक्षण का उद्देश्य ऐसा नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त सभी गलत होगा। इसलिए बच्चे में शिक्षण का उद्देश्य का आधार शिक्षण को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण के द्वारा। ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, भावात्मक भी होना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी। क्रिएटिविटी शिक्षण ही मूल्य होता है, यानी कि क्रिएटिविटी अगर इसमें दे दिया है। क्रियात्मक शिक्षण एक पॉजिटिव थिंक है, इसलिए इसका आंख बंद करके आंसर ए नंबर मार देंगे, आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर देखते हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अध्येयता की विशेषताएं हैं, बताइए। शिक्षण, प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करते हैं, गलत होगा। वह ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित कर परिष्कृत करता है। वह ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित करता है। स्मरण करना, याद करना तो होगा ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अध्येयता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। बताइए उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अध्येयता की विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर फिर से, इसका गलत जवाब हो गया था। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कहता है ए नंबर का प्रशिक्षण या निर्देशात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, निर्देश होना चाहिए, निर्देशात्मक योजना के आधार पर ही सहायक तत्व कार्य करनी चाहिए, ये भी ठीक है। वह ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित परिष्कृत करते हैं। स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना मतलब रिकॉल करना, अनुभव को संगठित करना, अनुभव के आधार पर वो संगठित करते हैं, तो ये हो सकता है। अध्येयता सदैव अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए जिसके द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। सी नंबर में दिया हुआ है डी, उपरोक्त सभी। डी नंबर में उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, बताइए। विषय का गूढ़ ज्ञान, सिर्फ विषय का ज्ञान हो जाएगा तो अध्यापक की विशेषता होगा? नहीं होगा। अच्छी संप्रेषण, खूब अच्छे ढंग से बात कर लेते हैं तो वह क्या अध्यापक की विशेषता होगा? नहीं होगा। छात्र कल्याण की चिंता, केवल छात्र के बारे में सोचेगा, उसका कल्याण कैसे होगा, तो ये होगा? नहीं होगा। प्रभावी नेतृत्व, हाँ, ये प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए। इफेक्टेड, प्रभावी गुण होना चाहिए, बच्चे को प्रभावित करने का गुण होनी चाहिए, तो ही अच्छे अध्यापक की विशेषताएं हैं। प्रभावित करने का, ना कि उसके पास खूब ज्ञान है या खूब अच्छे ढंग से बातचीत करने के लिए आता है तो होगा? नहीं। छात्र कल्याण, केवल छात्र के कल्याण के बारे में सोचेगा? नहीं होगा। प्रभावी नेतृत्व के गुण होना चाहिए उसमें। अगला, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध यानी कि धाराप्रवाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। बताइए, इसका आंसर आप लोग दे देंगे। अध्यापक को प्रश्न पूछने में धारावाही माना जाता है। वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। कैसा प्रश्न पूछ सकता है? अर्थपूर्ण पूछ सकता है, जितना संभव हो उतने प्रश्न। गलत है। निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, गलत होनी चाहिए। निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न, गलत है। केवल अर्थपूर्ण प्रश्न, यानी कि समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए उसमें, जितना संभव हो उतने प्रश्न। अर्थपूर्ण प्रश्न होनी चाहिए, जितना हो उतना पूछ सके, अर्थपूर्ण प्रश्न होनी चाहिए। यही धारावाही का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे है, निम्नलिखित में से
अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। समय की पाबंदी और गंभीर, समय की पाबंदी होना होगा और गंभीर होगा तो ये अच्छा अध्यापक होगा? नहीं होगा। विषय में निपुणता, बहुत निपुण है शिक्षक विषय में, तो होगा? नहीं होगा। विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली, वो प्रतिक्रिया उल्टा जवाब देगा, हो जाएगा? नहीं होगा। डी नंबर है, बच गया डी। विषय में निपुणता और सामाजिकता, सबसे महत्वपूर्ण बात। निपुणता तो होनी चाहिए लेकिन सामाजिकता होनी चाहिए, सामाजिक भावना होनी चाहिए, तब ये अच्छे अध्यापक की विशेषता होगा, उसका गुण होगा। अगला 106 नंबर का क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। गलत। कक्षा खत्म हो जाएगा तो बच्चा मिल के क्या करेगा? उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी ठीक है, भी ठीक है। व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। ये गलत है। यानी कि 2 ए और सी ठीक है, लेकिन प्रॉपर रूप से ठीक कौन सी है? उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात। स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें हमेशा सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए परफेक्ट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए 107 का क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। बताइए। अधिगमकर्ता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? बताइए। अधिगमकर्ता के साथी समूह, अधिगमकर्ता के साथी समूह गलत होगा। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, गलत होगा। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव उसके अनुभव को जोड़ देना चाहिए, इसलिए अधिगमकर्ता के अनुभव को जोड़ देना चाहिए, तो ये सही लगता है। डी नंबर देखते हैं। अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर। अब बच्चे के पिता की शैक्षिक स्तर, उसके अभिभावक का शैक्षिक स्तर क्या है, उसके बारे में एक टीचर जान करके क्या करेगा? इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, यानी कि बच्चे के पूर्व अनुभव को मानना चाहिए, उनके ज्ञान उनके कौशल को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। इसलिए अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव इनका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 108 का। निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत, अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेशन शिक्षण, मोटिवेशन टीचिंग का संकेत क्या है? मोटिवेशन बताइए। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं,
ठीक है, अगला देखते हैं। विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो, उपस्थिति से लेना देना नहीं है मोटिवेशन को। कक्षा में पूर्ण शांति हो, शांति, पूर्ण शांति गलत है, शांति होनी चाहिए लेकिन पूर्ण शांति नहीं होनी चाहिए। शोरगुल भी होनी चाहिए क्लास में, पूर्ण शांति नहीं होनी चाहिए। शोरगुल होने से बच्चा, तो इसलिए सर सी नंबर गलत हो जाएगा। डी नंबर कहता है विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हैं, विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ये मोटिवेशन शिक्षण, मोटिवेटेड टीचिंग मेथड है, गलत है। कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, पूछते रहना चाहिए। ये मोटिवेटेड शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। ठीक है, अगला आप लोग बताइए 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना कीजिएगा उतना ही आगे स्कोर अच्छा होगा। और मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। 109 का आप लोग आंसर दीजिए। कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग शिक्षार्थियों में बोधगम्यात्मक का बोध कराता है, बोधगम्यता का बोध कराता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग शिक्षार्थियों में बोधगम्यता का बोध कराता है? बताइए। शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग करके शिक्षार्थियों में बोधगम्यता का बोध कराता है? समझ गए आप लोग क्वेश्चन? बताइए आंसर। उदाहरण का उपयोग करके होना चाहिए। उद्दीपन क्रियाओं में परिवर्तन लाके नहीं होना चाहिए। विषय विन्यास कौशल, विषय विन्यास कौशल नहीं, गलत हो जाएगा। व्याख्या संबंधी कौशल, व्याख्या गलत हो जाएगा, व्याख्या करने से नहीं होगा, सिर्फ व्याख्या ही नहीं होगा, व्याख्या संबंधी कौशल नहीं होगा, लेक्चरल संबंधी कौशल स्किल्स नहीं होगा। उदाहरणों का प्रयोग करके ही बोधगम्यता का बोध करा सकता है एक शिक्षक अपने कथन का प्रयोग करके। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है और आप लोग जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा स्कोर होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।